ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। हानिया की हत्या पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मोसाद ने ली ईरानी एजेंटों की मदद, ये जानकारी सामने आ रही है। ईरानी एजेंट्स ने हानिया के रूम में बम लगाया। गेस्ट हाउस के 3 कमरों में लगाया गया था विस्फोटक। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी ये कि ईरानी एजेंट्स की मदद ली गई, हानिया के रूम में बम लगाए गए और 3 कमरों में विस्फोटक लगाया गया, जिस धमाके में हानिया की मौत हो गई। तो यह जानकारी सामने आ रही है। हानिया की हत्या पर बड़ा खुलासा सामने आया है और ये जो रिपोर्ट है, ये जो जानकारी है, ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के हवाले से सामने आई है, जिसमें ईरानी एजेंट्स ने मदद की हानिया की हत्या में मोसाद की और 3 कमरों में विस्फोटक लगाए, जिसमें धमाके के बाद हानिया की मौत हो गई। तो ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हर दिन हानिया की मौत को लेकर नई नई थियरी सामने आ रही है, लेकिन अब जो जानकारी सामने है द टेलीग्राफ के हवाले से, उसमें यह बताया गया है कि ईरानी एजेंट्स ने मदद की। 3 कमरों में विस्फोटक लगाया गया। जिस गेस्ट हाउस में हानिया रुका था, उसके कमरे में ही विस्फोटक लगाए गए थे और इसमें लोकल एजेंट्स ने मदद की थी मोसाद की। मोसाद ने ईरानी एजेंट्स की मदद ली और उसके बाद इस धमाके को अंजाम दिया, जिसमें हानिया की मौत हो गई। हमास का हेड, हमास का पॉलिटिकल हेड हानिया, जिसकी हत्या हो गई। और इसमें बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है द टेलीग्राफ के हवाले से कि इसमें ईरानी एजेंट्स ने मदद की। 3 कमरों में विस्फोटक लगाया गया। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। इस्माइल हानिया की हत्या के लिए मोसाद ने ईरानी एजेंट्स की ही मदद ली। 2 ईरानी एजेंट बेहद गुपचुप तरीके से उस जगह पर पहुंच गए जहां हानिया को ठहरना था। ये वो गेस्ट हाउस था जो हाई सिक्योरिटी जोन में बना हुआ था और ईरानी सेना की निगरानी हर वक्त इस इलाके पर रहती है। ईरानी एजेंट ने 1 नहीं बल्कि 3 कमरों में बम लगाए हुए थे। ये वो 3 कमरे थे जिनमें से 1 कमरे में हानिया को ठहराया जाना था, यानी सब कुछ प्लान था। अपना काम करने के बाद ईरानी एजेंट ईरान से बाहर निकल गए और बुधवार की रात 2 बजे एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें हानिया की मौत हो गई। और चलिए अब आपको 10 पॉइंट्स के जरिए बताते हैं कि कैसे ईरानी एजेंट ने तेहरान में हानिया के उस गेस्ट हाउस में बम प्लांट किया जहां वो ठहरा हुआ था। तो ईरानी एजेंट्स हानिया के हत्यारे साबित हो रहे हैं क्योंकि उनकी बड़ी मदद ली गई। कुछ अहम बिंदु हम आपको बताएंगे। जी हां, हम आपको 10 बिंदुओं के माध्यम से 10 पॉइंट्स में पूरी खबर बताने जा रहे हैं कि हुआ क्या, दरअसल कैसे इसको अंजाम दिया गया। पहला पॉइंट है, मोसाद ने तेहरान में हानिया की हत्या की योजना बनाई थी और इसकी पूरी प्लानिंग मोसाद की तरफ से की गई। दूसरा, मोसाद ने 2 ईरानी एजेंट्स को काम पर लगाया गया था, लोकल एजेंट्स की मदद ली गई थी। तीसरा, ईरानी एजेंट्स ने 3 अलग अलग कमरों में विस्फोटक रखे थे ब्लास्ट करने के लिए, धमाके करने के लिए 3 अलग अलग कमरों में विस्फोटक लगाए गए। चौथा, बुधवार रात 2 बजे रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। कई तरह की खबरें आई, लेकिन अब देखिए बात कही जा रही कि रिमोट कंट्रोल से इसको विस्फोट किया गया। और छठी बड़ी बात है, विस्फोटक लगाने के बाद ईरानी एजेंट ईरान से भाग गए। 7वां, ईरानी एजेंसी को गेस्ट हाउस में एजेंटों के घूमने का फुटेज भी मिला है। 8वां, 2 एजेंटों ने कुछ ही मिनट में गेस्ट हाउस के कमरों में विस्फोटक लगाया था धमाके के ठीक पहले। 9वां, हानिया की मई में हत्या की जानी थी, लेकिन ऑपरेशन को रोका गया, इस ऑपरेशन को होल्ड किया गया। और 10वां ये कि मई में रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था हानिया, लेकिन अब देखिए एक बड़ा आयोजन ईरान में, लेकिन तेहरान में ही हानिया की हत्या कर दी गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करना चाहता है हमास। ईरान हिजबुल्लाह की हत्या की फिराक में है। शिन बेट ने नेतन्याहू को अलर्ट कर दिया है। इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है शिन बेट, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी देखती है और इसी के जरिए इनपुट मिले हैं कि हमास नेतन्याहू को मारना चाहता है। और बात अब आसमानी आफत की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटा। बादल फटने से लाहौल स्पीति में भारी तबाही हुई है। लाहौल स्पीति में कई घर बह गए हैं और लाहौल स्पीति में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो हिमाचल में लगातार आसमानी आफत और एक बार फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। लाहौल स्पीति में भारी तबाही हुई है। जानकारी यह है कि कई घर इस तबाही में बह गए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी है। लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने जमकर तबाही मचा रखी है। लाहौल स्पीति की पिन घाटी में बादल फटने के साथ मौत का सैलाब आ गया। बादल फटने से आई बाढ़ की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। बाढ़ के साथ आए मलबे में एक कार दब गई। हिमाचल प्रदेश में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 49 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 6 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राज्य की 115 सड़कों पर यातायात बंद कर दिया गया है। इनमें मंडी की 46, कुल्लू में 38, शिमला में 15। हिमाचल सड़क परिवहन निगम ने राज्य के कुल 3612 मार्गों में से 82 पर बस सेवाएं निलंबित कर दी हैं। राज्य में बाढ़ बारिश से मची तबाही से 225 ट्रांसफार्मर और 111 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 27 जून से 1 अगस्त के बीच बाढ़ बारिश की चपेट में आने से 77 लोगों की मौत हुई है। और पहाड़ी इलाकों में बाढ़ बारिश की वजह से तबाही मची हुई है और एक सवाल बना हुआ है। एक सवाल बार बार ये उठ रहा है कि आखिर क्यों उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ दरक रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से भी बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। मॉनसून के दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल में दरकते पहाड़, बरसते पत्थर और लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरों का आना आम बात है। पिछले कुछ सालों में इस तरह की घटनाओं में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कालाचांद साई से TV9 ने इसकी वजह जानने की कोशिश की। हिमालय रीजन में बारिश के अलावा आपका अर्थक्वेक भी भूस्खलन को ट्रिगर कर सकता है। आपका हेवी ड्रॉडाउन ऑफ ग्राउंड वाटर भी ट्रिगर कर सकता है। एंथ्रोपोजेनिक लोड भी ट्रिगर कर सकता है। कैपेसिटी के एक्सीड अगर लोड उसके ऊपर पड़ता है तो वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाता है, नीचे गिर जाता है। पर्यावरणविद अनिल जोशी ने कहा है कि ढांचागत विकास पर मंथन करने और बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास की एक नई नीति तैयार करनी पड़ेगी और वो उसका आधार ही ये होगा कि जब इस तरह की परिस्थितियां आए, अतिवृष्टि हमारे बीच में हो, तो वो ढांचागत विकास कैसा हो और कहां हो। और उत्तराखंड में बादलों का कहर जारी है। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से अभी भी कई यात्री फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं। देखिए रुद्रप्रयाग में फंसे यात्रियों को कैसे निकाला जा रहा है। रास्ता इतना खतरनाक और जोखिम भरा है कि जरा सी भी गलती की भी गुंजाइश नहीं है। छोटी सी चूक भी भारी नुकसान की वजह बन सकती है। देखिए कितने खतरनाक रास्तों से होकर यात्री सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। यात्रियों की लंबी कतार है और यहाँ निकलने का बस यही एक रास्ता है। बादल फटने के बाद आई तबाही ने सभी रास्तों को बंद कर दिया है। चारों तरफ पहाड़ से गिरा मलबा बिखरा है। कदम कदम पर खतरा है। फिर भी इस खतरनाक रास्ते को पार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऊपर पहाड़ी से पानी का तेज झरना बह रहा है और उसी रास्ते से होकर यात्री आगे जा रहे हैं। जगह जगह रेस्क्यू टीम के जवान मौजूद हैं। वो यात्रियों के इस जोखिम से भरे रास्ते को पार करने में मदद कर रहे हैं। नंगे पैर डंडे की मदद से यात्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यात्री जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते पर बादल फटने से आई तबाही के निशान जगह जगह मौजूद हैं। इधर झारखंड की राजधानी रांची में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। रांची में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम उतर गई है। झारखंड के 7 जिलों में इस वक्त रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने भी सावधान रहने की अपील की। बारिश के पानी में डूबा ये शहर रांची है। मूसलाधार बारिश के बाद रांची के ज्यादातर इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। रांची की हर गली, हर मोहल्ला बारिश के पानी से लबालब भरा है। रांची के कई इलाकों में तो बाढ़ सी आ गई है। बाढ़ का पानी अपने साथ मिट्टी और कीचड़ बहा कर लाया, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जान आफत में आ गई। उनकी मदद के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की टीम को उतारना पड़ा। रांची के सदर थाना क्षेत्र के निचले इलाके में घुटने तक पानी लग गया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों की जगह एनडीआरएफ की बोट ने ले ली। एनडीआरएफ की टीम ने सदर थाना क्षेत्र में 35 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। महज कुछ घंटों में हुई
90 मिलीमीटर बारिश ने पूरे इलाके को समंदर में तब्दील कर दिया। रांची और आसपास के जिलों में हो रही लगातार बारिश से डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है। और पश्चिम बंगाल के रानीगंज में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। जल भराव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जल सैलाब की इस तस्वीर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रानीगंज में बादल किस कदर बरसा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। एक तरफ जहां सड़कों पर पानी का उफान नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों तक पानी ने अपना डेरा जमा लिया। रानीगंज के कई इलाकों में ऐसी ही तस्वीर नजर आई। हर तरफ बस पानी ही पानी। भारी बारिश के बाद राहत और बचाव की टीम भी मौके पर पहुंची और जल भराव को कम करने की कोशिश की गई। हालांकि स्थानीय लोगों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि नालों की सफाई ठीक से नहीं होने की वजह से शहर की ऐसी सूरत हो गई। हर मॉनसून में आम लोगों को भारी परेशानी से ऐसे ही जूझना पड़ता है। इतना लागत से पैसा से खर्चा करने के बावजूद भी ये नाला बना था, लेकिन इसको सफाई अगर नहीं कर पाएगा तो ये और भी आगे चल के ये और घटना हो सकती है। जिस तरह से पानी बरस रहा है, निकासी कम पानी ज्यादा, तो निकासी का वजह से ये हालत है। और वायनाड त्रासदी में अब तक 334 लोगों की जान जा चुकी है, जहां 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे में जिंदगी की तलाश में सेना और एनडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं। वायनाड में हुई लैंडस्लाइड को 5 दिन हो चुके हैं। घटना के 5 दिन बाद भी बचाव अभियान जारी है। रेस्क्यू टीम मलबे में फंसी जिंदगी को बचाने की मुहिम में जुटी है। शुक्रवार को कई लोगों को सही सलामत निकाल लिया गया। 300 से ज्यादा मौतों के बीच ये एक उम्मीद जगाने वाली घटना है। जहां हम खड़े, ये चूरूमलर है। ये वो तीसरी जगह है जहां बहुत बुरी तरीके से डेवास्टेशन हुआ था लैंडस्लाइड के कारण। पहला जगह वो यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर है। उसके बाद मुंदक्कई है। उसके बाद ये तीसरी जगह है चूरूमलर, जहाँ डेवास्टेशन हुआ है। और जो जगह पे हम खड़े हैं वो एक टाइम पे मंदिर हुआ करता था। वायनाड में जिस जगह पर 100 फीट का कंक्रीट का पुल लैंडस्लाइड के चलते बह गया था, ठीक उसी जगह पर सेना ने 190 फीट का बेली पुल बनाया है। ये बेली ब्रिज है जिसके बनने से आज रेस्क्यू ऑपरेशन कई तरीके से बहुत आसान हो चुका है। आर्मी और जो एनडीआरएफ टीम आए हैं उनके लिए, क्योंकि 40 टन के ऊपर से ज्यादा वेट उठा सकती है ये ब्रिज। राहुल और प्रियंका गांधी ने वायनाड दौरे के दूसरे दिन भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी की ये तीनों तस्वीरें वायनाड की हैं। राहुल गांधी कभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे आर्मी के जवानों के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो कभी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं, कभी पीड़ितों का दुख दर्द बांट रहे हैं, तो कभी लोगों से बात करके स्थानीय मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जब वायनाड के उस इलाके में पहुंचे जहां लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा तबाही मची है, राहुल गांधी को देखकर एक शख्स उनके पास आया और उन्हें पकड़कर रोने लगा। राहुल गांधी ने भी उस शख्स को गले लगा लिया और उसका दुख दर्द बांटने की कोशिश की। राहुल गांधी के बगल में खड़ी प्रियंका भी भावुक हो गई। राहुल गांधी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों से भी मिले और उनसे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात की। उसके बाद राहुल गांधी उस जगह पर पहुंचे जहां लैंडस्लाइड के बाद मची तबाही के निशान अभी भी मौजूद हैं। पूरा इलाका वीरान हो चुका है। जहां कभी इंसानी बस्तियां हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ मलबों के ढेर हैं। हर तरफ बस तबाही का मंजर है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी लोगों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कई जगहों पर इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हो गए। स्थिति क्या है, देखने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की हैं, जहां तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों पर जल सैलाब नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी से कई जगहों का आपसी संपर्क टूट गया है। दरअसल रायसेन में लगातार 2 दिन से हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। निचली बस्ती में पानी भर गया, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायसेन थाना कोतवाली के अंतर्गत पिपलई गांव को जोड़ने वाली रिछन नदी का पानी पुल के ऊपर से आने के बाद नदी पर बने रपटे को पार करते 2 युवक बह गए। एक को मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया। घटना के बाद मौके पर एसडीएम मुकेश सिंह, एसडीओपी प्रतिभा शर्मा, तहसीलदार हर्ष विक्रम सहित
रायसेन थाना प्रभारी संदीप चौरसिया पहुंचे और रेस्क्यू चलाया गया। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है और रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने तेज बारिश के साथ आंधी और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की है। इधर मौसम विभाग ने बिहार के 9 जिलों में अगले 36 घंटे में भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार में मौसम एक बार फिर से सुहाना हो गया है। मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अब आने वाले 5 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अररिया, पटना, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में आज भारी बारिश की आशंका जताई है। इसी के साथ विभाग ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी बिहार में वज्रपात की चेतावनी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी डीएम को निर्देश दिया है कि अपने अपने जिलों में अलर्ट मोड में रहें। अगर देखें तो बिहार में 1 जून से अब तक 333 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 35% कम दर्ज की गई है। यानी इस साल मानसून में बहुत कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से किसान भी काफी परेशान है। वहीं जुलाई में केवल 241.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालांकि बिहार में अगले 5 दिन बादल जमकर बरसने वाले हैं। और बिहार के ही मुजफ्फरपुर में तिरहुत नहर का तटबंध टूट जाने से आसपास के लोग इस वक्त दहशत में हैं। नहर टूटने की वजह से आसपास के इलाके डूब चुके हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे नहर का तटबंध टूटने से कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। लोगों में दहशत है। पानी भरने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल देर रात रक्सा पंचायत के वार्ड नंबर 13 के पास में तिरहुत नहर का करीब 50 फीट तटबंध टूट गया, जिससे आसपास के ग्रामीण भयभीत हैं। नहर में पानी का दबाव अधिक होने के कारण पहले रिसाव हुआ, उसके बाद बांध टूट गया। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से भी पानी का दबाव बढ़ा है, जिससे नहर का तटबंध झेल नहीं पाया। इस दौरान सड़कों पर कई फीट पानी आ गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और अंचल अधिकारी ने नहर के मेन गेट को बंद करा दिया है और अभी पानी को रोका गया है ताकि इसको ज्यादा नुकसान नहीं हो। वहीं मौके पर करजा थाने की पुलिस और आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं। और मोदी कैबिनेट ने 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कुल 936 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिस पर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। देश भर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ाने के लिए मोदी सरकार तेज गति से काम कर रही है। इसी कड़ी में कल हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में 50,000 करोड़ की 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स 935 किलोमीटर की टोटल लेंथ के हैं और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इन परियोजनाओं में 6 लेन का आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर, 4 लेन का खड़गपुर मोरग्राम राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, 6 लेन का थरा दीसा मेहसाणा अहमदाबाद कॉरिडोर, 4 लेन का अयोध्या रिंग रोड, रायपुर रांची राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर का पत्थलगांव और गुमला के बीच 5 लेन का खंड, 6 लेन का कानपुर रिंग रोड, 4 लेन का उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा गुवाहाटी बाईपास का चौड़ीकरण और पुणे के पास 8 लेन का एलिवेटेड नासिक फाटा खेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके में बुलडोजर चलेगा। दुकानों और घरों को खाली करने का निर्देश दिया जा चुका है। 2 दिन पहले ही घर खाली करने के लिए अनाउंस किया गया था। माथे पर शिकन, दिल में एक दर्द और साथ में आक्रोश, क्योंकि इन लोगों के आशियाने पर बुलडोजर वाला एक्शन का ऐलान किया गया है। दरअसल दिल्ली में सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके में सैकड़ों घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है।
लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के नोटिस और अनाउंसमेंट के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने देर रात सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन भी किया और रिंग रोड जाम कर दिया। पुलिस ने देर रात कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम 50-60 सालों से यहाँ रह रहे हैं और हमें बेघर किया जा रहा है। 80 साल से तो यहाँ रह रहे हैं, हमारी सासें सारी मर गई हैं यहाँ पे, और उसके बाद 60 साल के तो हम भी हो गए। कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमारे को बस कह दिया कि एक दिन में खाली करो और जाओ। हमारे को तो ना रोटी अच्छी लगी, ना हमें पानी अच्छा लग रहा। हमारे बच्चे, हम कहाँ जाएं? दूसरी कॉलोनी में नोटिस लगाया, उन्होंने वहाँ बोला इधर जो कल फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने रोहिणी के शेल्टर होम में हुई 14 मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये सभी मौतें पिछले महीने 20 दिनों के भीतर हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आशा किरण आश्रय गृह में मृत लोगों के माता पिता या अभिभावकों को उचित मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है। सक्सेना ने आश्रय गृह के प्रशासक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सामने आता है, जो भी हमें डायरेक्शंस मिलती हैं फ्रॉम द मजिस्ट्रेट साइड, वी टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। दरअसल चौंकाने वाली रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले महीने जुलाई में 20 दिन के अंदर 13 की रहस्यमय हालात में मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इतनी मौतों से हर कोई हैरान है। ये पहली बार नहीं है कि आशा किरण होम का नाम विवादों में आया है। इससे पहले भी रहस्यमय हालात में मौतों के कारण चर्चा में रहा है। मौतों का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। दरअसल आशा किरण में मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की देखभाल की जाती है। वहीं इस मामले पर स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ओवर क्राउडिंग की वजह से मौत हुई है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से मौत हुई है, हीट और डिहाइड्रेशन की वजह से मौत हुई है। और कितनी शर्म की बात है कि अभी तक मंत्री यहाँ नहीं आए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी है। जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी अब करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोगों को जांच पर शक न हो, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने से जांच प्रभावित न हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आप सड़क पर जा रहे किसी व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है जब आप अपराधी को गिरफ्तार करें, निर्दोष को नहीं। अगर आप किसी निर्दोष को गिरफ्तार करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं तो ये दुख की बात है। अच्छा हुआ आपने पानी का चालान नहीं काटा। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी। दिल्ली की एक कोचिंग के बेसमेंट के लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। पुलिस ने घटना वाले दिन कोचिंग के बाहर एसयूवी लेकर निकलने वाले मनोज कथुरिया को अरेस्ट किया था। आरोप था कि गाड़ी निकलने से पानी का प्रेशर बढ़ा और कोचिंग के अंदर पानी घुसा। हालांकि कार चला रहे मनोज को 1 अगस्त को जमानत मिल गई थी, जो कल तिहाड़ से रिहा हो गए। साथ ही इस मामले में अदालत ने राजेंद्र नगर में अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण को हटाने का आदेश दिया, जिसमें नालों पर किया गया अतिक्रमण भी शामिल है। बेगूसराय पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इस शख्स का नाम राजकिशोर यादव है। राजकिशोर आर्मी में क्लर्क के पद पर तैनात हैं और मणिपुर में पोस्टेड हैं। पुलिस ने इस शख्स को भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स भारी मात्रा में खतरनाक विस्फोटक लेकर जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बेगूसराय के लोहिया नगर ब्रिज के पास घेराबंदी की और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब इस शख्स की तलाशी ली तो दंग रह गई। पुलिस को इस शख्स से 75 डेटोनेटर और 90 एक्सप्लोसिव बैलिस्टिक स्टिक मिली है। पुलिस ने आरोपी से एक मोबाइल भी जब्त किया है। पुलिस इसका मोबाइल डिटेल खंगाल रही है। राजकिशोर करीब 1.5 साल पहले ही सेना में बहाल हुआ था। पिछले कुछ दिनों से वो अपने गांव में ही रह रहा था। उसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने की पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के खात्मे के लिए विलेज डिफेंस गार्ड्स को ऑटोमेटिक हथियार देने की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्रालय के फैसले के बाद अब उन्हें पुरानी 303 राइफल की जगह SLR जैसे बेहतर हथियार दिए जाएंगे। भारत माता की जय। विलेज डिफेंस गार्ड के जांबाज अब आतंकियों को इन ऑटोमेटिक हथियारों से जवाब देंगे और उन्हें पल भर में मौत की नींद सुला देंगे।
जम्मू कश्मीर पुलिस इन्हें नए हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन इस वक्त अलग अलग जिलों में चल रहा है। वहीं 90 के दशक में आतंक को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी मेन भूमिका जो है वो इन्हीं वीडीजी के सदस्यों ने निभाई थी। ये जो राइफल जो आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये SLR राइफल है। ये एक ऑटोमेटिक राइफल है और सरकार की तरफ से हाल ही में ही फैसला लिया गया है कि जल्द ही इन VDGs को ऑटोमेटिक राइफल जो है वो दी जाएगी। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से इन लोगों को यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से, पुलिस की तरफ से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये SLR राइफल किस तरीके से काम करती है। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का फैसला किया है। शुभांशु शुक्ला भारत अमेरिका स्पेस मिशन के गगन यात्री होंगे। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अमेरिका स्थित एक्सियम स्पेस के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है, जिसमें आगामी एक्सियम 4 मिशन के लिए 2 भारतीय प्राइम और बैकअप मिशन पायलट चुन लिए गए हैं। इसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइमरी मिशन पायलट होंगे। लखनऊ में जन्मे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भारतीय वायुसेना में यात्रा लगभग 18 साल पहले शुरू हुई। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कठोर और लंबी सैन्य ट्रेनिंग ली। शुभांशु फाइटर, कॉम्बैट लीडर और एक टेस्ट पायलट हैं, जिनके पास लगभग 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। वहीं भारतीय वायुसेना के एक अन्य अधिकारी ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर बैकअप मिशन पायलट होंगे। दोनों अधिकारियों को गगन यात्री के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग जल्दी शुरू होने वाली है। पिछले साल भारतीय वायुसेना के 4 टेस्ट पायलटों का चयन किया गया था और गगनयान मिशन के लिए बेंगलुरु में इसरो के अंतरिक्ष यात्री ट्रेनिंग सेंटर में उनकी प्राइमरी ट्रेनिंग शुरू हुई। और भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। लक्ष्य अब मेडल पक्का करने से सिर्फ एक जीत दूर रह गए। लक्ष्य सेन ओलंपिक के मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। लक्ष्य ने चीन के तिएन चेन को रोमांचक मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। विश्व चैंपियनशिप 2021 कांस्य पदक विजेता लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल में कड़ी टक्कर दी। इस मुकाबले में चेन को लक्ष्य ने 19-11, 21-15, 21-12 से हराया। अब लक्ष्य से बैडमिंटन में हिंदुस्तान को बड़ी उम्मीद है। अगर लक्ष्य मेडल अपने नाम करते हैं तो फिर ऐसा करने वाले वो चौथे भारतीय शटलर होंगे। इससे पहले भारत के लिए ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पीवी सिंधु 2016 में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही और 2020 में सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। वहीं दूसरी तरफ भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में फिर से कमाल कर दिया है। मनु आज पेरिस के पदकों की हैट्रिक पूरी कर सकती हैं। मनु ने कल महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल का टिकट कटा लिया। उन्होंने क्वालिफिकेशन में दूसरा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। एस्ट्रो टर्फ की हॉकी में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक्स में टीम इंडिया ने शिकस्त दी है। पेरिस में जारी ओलंपिक खेलों के 7वें दिन भारत ने ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से मात दी। 1972 के बाद ओलंपिक में भारत की यह ऑस्ट्रेलिया पर पहली जीत है। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ने इस तरह क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। भारतीय डिफेंस ने आखिरी 5 मिनट जबरदस्त संयम का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के नामचीन स्ट्राइकरों को कोई मौका नहीं दिया और इसके साथ ही ये मुकाबला भारतीय हॉकी के सुनहरे इतिहास में दर्ज हो गया। मैच के पहले क्वार्टर से ही भारत का दबदबा जारी रहा। 12वें मिनट में अभिषेक ने भारत के लिए पहला गोल दागा। 13वें और 32वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने स्कोर 3-0 कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रेग थॉमस और ब्लैक गोवर्स ने 2 गोल जरूर दागे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। भारतीय टीम पूल चरण में 3 जीत, 1 ड्रॉ और 1 हार के साथ बेल्जियम के बाद दूसरे स्थान पर रही और क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया का सामना पूल ए की तीसरे नंबर की टीम से होगा। पंजाब सीएम भगवंत मान को नहीं मिली विदेश दौरे की अनुमति। केंद्र सरकार ने नहीं दी विदेश दौरे की अनुमति। सुरक्षा कारणों से नहीं दी गई इजाजत।
आज शाम को पेरिस दौरे पर रवाना होने वाले थे सीएम मान। पेरिस में भारतीय हॉकी टीम का हौसला बढ़ाने जाने वाले थे सीएम। हरपिंदर टोड़ा हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। हरपिंदर, सुरक्षा कारण बताए गए हैं परमिशन न दिए जाने की, क्या क्या रिएक्शन अभी तक आए हैं? क्या विस्तार से बताया गया है कि अनुमति नहीं दी जा रही है मुख्यमंत्री को जाने के लिए पेरिस? देखिए, जो इसमें अभी तक जानकारी मिल पाई है वो अभी कारण जो पता चला है कि जो मंजूरी ना देने की वजह यह है कि वहां पे एकदम से सुरक्षा वहां पे मुहैया नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि बहुत देशों के लोग वहां पे पहले से ही पहुंचे हुए हैं। पूरी दुनिया के लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से मंजूरी नहीं मिली है। तो आज सीएम भगवंत मान की तरफ से वहां जाना था और बहुत शॉर्ट टाइम था उनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए, जो अभी तक जानकारी मिली है। तो इतने कम समय में सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध जो है नहीं किया जा सकता, इसीलिए विदेश मंत्रालय की तरफ से मना किया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान को वहां जाने के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। कल क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम ने वहां खेलना है, तो सीएम चाहते थे कि उससे पहले टीम से मिला जाए, उनका हौसला अफजाई की जाए। उसके बाद सेमीफाइनल, अगर फाइनल में टीम जाती है तो उस दौरान भी सीएम ने वहां रुकने का प्रोग्राम था, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। तो आज सीएम ने रवाना होना था और पेरिस के लिए अब सीएम वहां पर नहीं जा पाएंगे ओलंपिक देखने के लिए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब खबर ब्रिटेन में मचे गदर की कर लेते हैं। ब्रिटेन के कई इलाकों में दंगा और आगजनी हुई है। सुंदरलैंड सेंट्रल पुलिस स्टेशन में आगजनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को फूंक दिया है। पुलिस स्टेशन के अंदर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुंदरलैंड पुलिस स्टेशन की तस्वीरें। देखिए, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को ही फूंक डाला, आगजनी की है पुलिस स्टेशन के अंदर। सभी को बाहर निकाला गया। ब्रिटेन की तस्वीरें हैं जहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तमाशबीन बनी देखती रही पुलिस। पहले प्रदर्शनकारियों का हंगामा देखने को मिला, फिर पुलिस के सामने ही पूरी कार जला दी गई और पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दी गई। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रिटेन के कई इलाकों में दंगे से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। ये देखिए, पुलिस स्टेशन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। सुंदरलैंड इलाका है ये ब्रिटेन का, जहां पर पहले प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे थे और फिर पुलिस से झड़प हुई। झड़प के बाद पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी गई। और सुंदरलैंड में दंगाइयों ने बीच सड़क पर ही कार फूंक दी। तमाशबीन बनी देखती रही पुलिस, कुछ नहीं कर पाई। पुलिस के सामने कार जलती रही। तस्वीरें भी उसकी सामने आई हैं। ये देखिए किस तरह से पुलिस वहां पर मौजूद थी और वहीं पर इन दंगाइयों ने कार को आग के हवाले कर दिया। तो ब्रिटेन में ये स्थिति है फिलहाल। ब्रिटेन से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों ने इस तरह की हरकत की है। कहीं कार जलाई है, कहीं पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया। तो ये देखिए तस्वीरें सुंदरलैंड ब्रिटेन की है। ब्रिटेन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस भी आपको नजर आ रही होगी तस्वीरों में, वहीं पर मौजूद है और कुछ नहीं कर पा रही। वहां पर कार धू धू कर जलती आपको सामने नजर आ रही है। बीच सड़क पर ये सब कुछ होता रहा। पुलिस तमाशबीन बनी गई। तस्वीरें और भी सामने आई हैं। दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थर और बोतल फेंके। कई जगह पुलिस से भिड़ते दिखे दंगाई और सुंदरलैंड और लिवरपूल में भी भड़की है हिंसा। 50 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए। कई दंगाई हिरासत में लिए गए हैं। आप देखिए दंगाई पुलिस से भिड़ते नजर आ रहे हैं आमने सामने। पुलिस वहां पर मौजूद है। ये दंगाई सड़कों पर उत्पात मचाते हुए, गाड़ियों में आग लगाते हुए, पुलिस चौकियों में आग लगाते हुए और वहां पर पुलिस के ऊपर भी हमला करते नजर आ रहे हैं। तो अब अहम सवाल है कि हिंसा भड़की क्यों आधी रात ग्रेट ब्रिटेन के कई इलाके धू धू करके चलने लगे? क्यों दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन को फूंक दिया? आइए आपको इसकी वजह बताते हैं, क्या इसके कारण रहे हैं। तो देखिए, क्यों जलने लगा ब्रिटेन, ये सवाल है। चाकू से हमले के बाद से कोहराम
जारी है, ये बवाल जारी है। साउथ पोर्ट में चाकू से किए गए हमले के बाद लोग काफी नाराज हैं, गुस्से में हैं। साउथ पोर्ट में 3 लड़कियों की हत्या कर दी गई और हत्या के विरोध में सुंदरलैंड और लिवरपूल में मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारी भड़क गए और उसके बाद से ये स्थिति बन गई जिसे संभालने में पुलिस को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा शुरू हो चुकी है। वहां गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। बांग्लादेश सेना ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर सामने से फायरिंग की है। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहां की आवाम सड़कों पर उतर आई। ढाका में हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसा में 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये लोग हिंसा में मारे गए लोगों के लिए इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला। पुलिस के साथ ही सेना के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात दिखे। प्रदर्शनकारी छात्रों पर सामने से फायरिंग की, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेख हसीना सरकार का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के भेष में अराजक घुस गए हैं। वे सरकारी अफसरों और सरकारी संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। हालांकि बांग्लादेश में अब पहले के मुकाबले हिंसा कम हुई है। वहां कर्फ्यू में ढील दे दी गई है, इंटरनेट बहाल कर दिया गया है और सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज शुरू हो गया है। और उधर नाइजीरिया में भी इन दिनों जबरदस्त हंगामा हो रहा है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस की गोली से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक खराब आर्थिक हालात ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया है, जिसके बाद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी कई दुकानों को लूट चुके हैं और पुलिस पर हमले कर रहे हैं। नाइजीरिया के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। नाइजीरिया में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर शुरू हुआ विद्रोह अब गृह युद्ध जैसा खतरनाक होता जा रहा है। पूरा शहर जैसे सड़कों पर उमड़ आया। गुस्साई भीड़ बाजारों में पहुंचती है और फिर शुरू हो जाती है दुकानों में लूटपाट। नाइजीरिया में पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही बेकाबू हालात हैं। सरकारी संपत्तियां जला दी गई। आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और भूखमरी ने नाइजीरिया के लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। नाइजीरिया में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस को कई जगहों पर गोली चलानी पड़ी। कई पुलिस वाले भी भीड़ के हमले में जख्मी हैं। अब लोग मौजूदा सरकार को एक दिन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। यही वजह है कि नाइजीरिया अचानक एक बड़े विद्रोह की चपेट में आकर झुलस रहा है। शुरुआत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी से हुई, लेकिन अब नाइजीरिया के हालात बेकाबू हो रहे हैं। लोग दुकानों को लूट रहे हैं। प्रदर्शनकारी आर्थिक संकट को दूर करने की मांग कर रहे हैं। नाइजीरिया के लोग पिछले कई महीने से सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार और कुशासन को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। नाइजीरिया के लोगों के पास काम नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। देश की खराब आर्थिक हालात के लिए लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे हालातों में अब लोगों ने दुकानों को लूटना शुरू कर दिया है। लोग हाथों में तलवार और डंडे लेकर सड़कों पर उतरे हैं। जिसके हाथ जो लग रहा है वो लूट कर ले जा रहा है। पिछले 4 दिनों में नाइजीरिया की कई दुकानें लूट चुकी हैं। बाजार बंद है और जरूरी सामानों की जबरदस्त किल्लत शुरू हो गई है। पुलिस ने हालात को काबू करने की कोशिश की है, लेकिन सड़कों पर इतनी भीड़ आ रही है कि पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चलानी पड़ रही हैं। कानो और कटसीना इलाके में 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन लोग कर्फ्यू के ऑर्डर को मान नहीं रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करने उतर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के मंत्री एस शिवशंकर का विवादित बयान सामने आया। शिवशंकर ने कहा भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान राम के अस्तित्व का सबूत नहीं है, ये कहा एस शिवशंकर ने। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ராமன் இருந்ததற்கு வரலாறும் கிடையாது, ஆதாரமும் கிடையாது. அவர்களே அவதாரம் என்பார்கள். ஒரு அவதாரம் என்றால் பிறக்க முடியாது, அது கடவுள் என்று நாம் கொண்டாடுவது. கடவுளாக பிறந்து விட்டால் அவதாரமாக இருக்க முடியாது. எனவே நம்மை மயக்கி நம்முடைய வரலாற்றை மறைத்து। और तमिलनाडु के मंत्री के बयान पर बीजेपी का निशाना, इंडिया का हिंदू विरोधी चेहरा उजागर। इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी का पलटवार। डीएमके के मंत्री ने राम के अस्तित्व को नकारा, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। ये वही पार्टी है जिसने कहा सनातन समाप्त कर देंगे। ये वही पार्टी है जो सनातन की तुलना बीमारी से करती है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होके बड़े बड़े उपदेश देते हैं, शिवजी की बारात के बारे में बोलते हैं, परंतु बताइए क्या डीएमके के ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे राहुल जी? नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल जी की खुद की पार्टी का फिलॉसफी है वोट बैंक के लिए जो चाहिए ताली तो दो हिंदुओं को गाली। अगर कांग्रेस पार्टी सच में इस मोहब्बत की दुकान को चला रही है तो बताइए कि ये शब्द मोहब्बत की दुकान से है, ये नफरत के भाईजान है। और क्या कांग्रेस पार्टी इनसे रिश्ता तोड़ेगी या कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की ताली के लिए हिंदुओं को गाली देती रहेगी? तो बीजेपी ने इस बात का विरोध किया है कि इंडिया गठबंधन का ये जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो खुलकर सामने आ गया है।